कोई भी किला ढह जाएगा, संभव नहीं कि अपने किले को बचा ले। जी बिल्कुल आपने सही कहा। आलोक जी के पास आता हूं, फिर मैं अरुण जी के पास आऊंगा। आलोक जी, अभी चुनाव आयोग ने 2 नोटिस इशू किए हैं, 29 तारीख तक जवाब मांगा है भारतीय जनता पार्टी पीएम के वक्तव्य पर। और कितना बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, देखिए कितने समझदार हैं। साथ में एक नोटिस राहुल गांधी को भी इशू कर दिया गया है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर, ताकि हमारे जिले इलाही बुरा ना मान जाए, सिर्फ मेरे को नोटिस क्यों दिया। और जवाब मांगा है 29 तारीख तक। कमाल की बात है, घटना घटे हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और 10 दिन इनको लग रहे हैं नोटिस इशू करने में, मतलब जवाब जब तक आएगा। और फिर उसके बाद एक्शन करेंगे, फिर और तीसरा फेज भी खत्म हो जाएगा। दूसरे फेज और तीसरे फेज के बीच में 12-13 दिन का अंतर, यहां पर जहर और फैलेगा। अगर ये जहर नहीं फैलता है तो क्या 2002 रिपीट होने जा रहा है क्या सर? क्या उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे भारत को कि एक 2002 पूरे भारत में करवा दिया जाए, पहले तो गुजरात में था। ये सारी चीजें हैं, स्थितियां। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी का चेहरा ही अब एक पोलिंग के जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वो बता रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जमीन पर कुछ घट रहा है। और अगर हिंदू और मुस्लिम प्रमुख नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मेरा सैल्यूट बनता है, इस चैनल का भी सैल्यूट बनता है। लेकिन पूरे परिदृश्य पे आप भी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। आप थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर भी एक लंबा आप टूर करके आए हैं, लोगों से ज़मीन पर आपने बात भी की है। आपकी नज़र में पूरी पिक्चर क्या इमर्ज हो रही है, आलोक जी? धन्यवाद दिनेश जी। सब इसमें 3 चीजें जो मुझे सबसे प्रमुख लग रही हैं। पहला, ध्रुवीकरण की अभी तक जितनी जो कोशिश हुई है वो सारी नाकाम हो गई है, वो नहीं फैल पा रही है। पूरी कोशिश करने के बाद भी ध्रुवीकरण एक जमीनी स्तर पर सब जगह नहीं फैल पा रहा है। हाँ, जो इनके जो कार्यकर्ता है वहां तो है, उनमें थोड़ा-सा जोश भरने की कोशिश की जा रही है और वो जोश थोड़ा-सा आया भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एकदम नदारद हो गया है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश थोड़ा आया है। अब जहां तक आप एक संघ के कार्यकर्ता को, मैं उनको 2 हिस्सों में बाँट कर देख रहा हूँ, एक भाजपा का कार्यकर्ता, एक संघ का कार्यकर्ता। संघ के कार्यकर्ताओं के साथ में एक सबसे अच्छी बात ये है कि भाजपाई कार्यकर्ता जहां एकदम कुतर्क पे टूट पड़ता है, विपक्ष पे टूट पड़ता है, संघ का कार्यकर्ता वो टूटता नहीं है, बड़ा महीन काम करता है, धीरे-धीरे बोलता रहता है, धीरे-धीरे समझाता रहता है। तो दोनों में एक फर्क है। तो दिक्कत संघ वालों को साथ में ये आ रही है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरे संघ के बारे में नहीं मैं टिप्पणी कर सकता, लेकिन मैं जिन इलाकों में गया हूँ वहां पे ये आ रहा है कि अब संघ के कार्यकर्ताओं को अपनी दलील देने में थोड़ी सी एक अटपटापन सा लग रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो बता रही है कि जमीनी स्तर पर अब जादू थोड़ा सा एक उतार पे है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अफीम का नशा है, उतरा है, बिल्कुल उतर गया है, लेकिन हैंगओवर है, डिसोरिएंटेशन तो है। अब उस डिसओरिएंटेशन में अगर वो वोट उसी के पास चला जाए, कमल पे ही चला जाए, तो मैं इसको बहुत अचरज भरे तरीके से मैं नहीं देखता। हाँ, लेकिन मास लेवल पे नशा तो उतर गया है। इसकी एक वजह ये भी है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से तेजी के साथ मुद्दे बदले जा रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि कोई भी मुद्दा पब्लिक के बीच या पब्लिक के साथ उनके दिलो दिमाग पर वो चिपक नहीं पा रहा है, कोई छाप छोड़ नहीं पा रहा है। ये एक सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री को भी महसूस करनी पड़ रही है। और ध्रुवीकरण की जहां तक बात है, ध्रुवीकरण तो देखिए इनको करना ही है, यही आता है इनको, इसी के आधार पर जीतते आए हैं। सवाल है कि अब जैसे मान लीजिए कोई धोनी साहब है, अगर धोनी साहब ने अगर हेलीकॉप्टर शॉट अगर लगाए हैं स्लॉग ओवर्स में, तो वो भूल क्यों जाएंगे? जब भी बॉल आएगी वैसे ही वो तो लगाएंगे हेलीकॉप्टर शॉट, उसमें क्या दिक्कत है? और सचिन तेंदुलकर का भी है, सचिन तेंदुलकर का भाई स्ट्रेट ड्राइव तो आनी है, बॉल जरा आ जाए जरा उधर, तो स्ट्रेट ड्राइव कैसे छोड़ देंगे? क्या वो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमको ये समझना चाहिए कि वो ध्रुवीकरण का मुद्दा वो नहीं छोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि ध्रुवीकरण का भी मुद्दा आ गया। अब ध्रुवीकरण के मुद्दे में मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, ये जो डेवलपमेंट है राहुल गांधी का और अखिलेश का, ये बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है।
मेरा मानना है कि रिले रेस के 3 चरण होते हैं। ये जो तीसरा चरण आता है, ये तीसरे चरण में पहुंच गया। मैं चुनाव के चरणों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रिले रेस का तीसरा चरण है वो। नतीजे बाद में आएंगे, अलग चीज है। इसमें अपने कैडर को, चाहे वो यादव हो, चाहे वो थोड़ा सा समण हो, चाहे मुस्लिम हो, इनमें थोड़ा सा मजबूती देने के लिए जिस तरीके से अखिलेश कन्नौज में आए हैं, ये आप ये मान करके चलिए कि ये एक कांग्रेस को एक बहुत बड़ा, मतलब एक दूसरे को बहुत बड़ा ये आधार दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। और ये जो मजबूती है, ये मजबूती बताती है कि आपके ध्रुवीकरण के हमले अभी और तेज होने वाले हैं। अगर नहीं हुए तो आप ये मान करके चलिए कि स्थिति एक असहज हो जाएगी। अब अगर हम लोग डिम्पल की अगर बात कर ले, अखिलेश की पत्नी जी की बात कर लेते हैं कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है, मैनपुरी से आपके वो टूरिज्म वाले मिनिस्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं, जयवीर सिंह है। डिम्पल को हराने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत लगा दी है, मतलब कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज अगर हम ये कहते हैं कि अखिलेश अगर वहां से आए हैं तो वो अनायास नहीं आए हैं। इस समय शतरंज की चालें बहुत बढ़िया चल रही हैं, लोग बड़े बढ़िया ढाईगर चल रहे हैं। अब सीधा चलना तो आप छोड़ दीजिए, कि वो हाथी और ऊंट वाला सीधा टेढ़ी वाली चाल नहीं है, सब ढाईगर पे आ गए हैं। वो किसी को कोई अपना कोना मजबूत लगता है तो वो उसमें कूद पड़ता है। राहुल गांधी के बारे में तो कोई शक था नहीं कि वो अमेठी से नहीं लड़ेंगे। अगर अमेठी से नहीं लड़ते तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चला जाता। तो ये एक विषय ही नहीं था कि वो अमेठी से नहीं लड़ते, अमेठी से तो उनको लड़ना ही था। और वो फैसला उन्होंने कर दिया, कि फैसला तो पहले ही कर चुके थे, जनता को बता दिया, पब्लिक डिस्कोर्स में ला दिया। अब सवाल ये है कि यूपी के लिए अगर बात करें, यूपी राजस्थान के लिए बात करें, तो ये एक राजपूत वोट, एक इंपॉर्टेंट वोट है। अब ये कितना मैनेज हुआ ये भी है। अगर देखा जाए तो कुछ हद तक तो मैनेज हो गया, इससे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर हम वेस्टर्न यूपी की अगर मैं कुछ सीटों की अगर बात करूंगा तो कम से कम 40% तक तो मैनेज हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अब ये इसके नतीजे बताएंगे कि क्या है। एक चीज और जो समझ में नहीं आ रही है मेरे को, एक तो ये कि इनके विकास की कोई भी बातें चल नहीं पा रही है, कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा है। तो इनको विकास की तो बस केवल थोड़ी बहुत बातें करेंगे, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा। अभी मैं बताऊं कि राजस्थान में एक ऐसा है कि पार्टी की तरफ से मोदी जी के केवल लगे हैं बैनर, होर्डिंग्स लगे हैं सारे, सब जगह। और अखबार में जो विज्ञापन आ रहा है, उस विज्ञापन में सबसे खास बात यह है कि जिस वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया था, उसमें जब 4 फोटो लगाई गई हैं तो उसमें वसुंधरा राजे की भी फोटो लगाई गई। लेकिन मैंने वो कहा ना कि इस चुनाव में ऐसा है कि जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती थी, सारे लोग ढाईगर चल रहे हैं। अब उन्होंने भी अपने को केवल बांसवाड़ा तक सीमित कर दिया, अपने बेटे के चुनाव तक। तो चीजें आप ये समझिए कि तेजी के साथ बिगड़ रही हैं। अब इनका चिर परिचित विक्टिम कार्ड आ गया है, क्योंकि ये इनका एक आखिरी हथियार है जो उन्होंने वो भी खेल डाला। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, इससे पहले वो ध्रुवीकरण का था, मुस्लिम था, वो भी सब कर लिया, लेकिन वो भी मुद्दा कोई छाप नहीं छोड़ पा रहा, चिपक नहीं पा रहा। तब इन्होंने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र भी डाल दिया कि मैं तो भाई वो है, मेरे को लोग सब पीछे पड़े हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे पीछे पड़ गए हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर इनका कोई भी मुद्दा असर नहीं छोड़ रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है, और मेरे ख्याल से ये घंटी बज रही है। अब देखना है कि किस तरीके से इसका ये मुकाबला करते हैं। जरा 2-4 दिन अभी और निकल जाने दीजिए। सेकंड फेज का मेरे ख्याल से 26 का चुनाव है, 28 तारीख को स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि 27 को तो सारे इन्हीं के सबके